जय शिवराय मित्रांनो, मी अमोल परब चॅनल पार्टनर विशाल मात्रेसह पूर्ण टीमच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपल्यासोबत जी व्यक्ती आहे ती बहुजन विकास आघाडी पक्षामधील एक कार्यकर्ते आणि उत्तर भारतीय जनसमुदायाचं नेतृत्व करणारी व्यक्ती अशी त्यांची ओळख आहे। तो स्वागत करते हैं राजीव सिंह जी। राजीव, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आपने भी जय महाराष्ट्र बोला, बहुत अच्छा लगा और बोलना चाहिए। जैसे हम प्राउड फील करते हैं कि जहाँ पे जाते किसी हिंदी भाषिक व्यक्ति ने जब जय महाराष्ट्र बोलता है तो हमें एक लगता है कि हमें कुछ सम्मान मिल रहा है या तो फिर महाराष्ट्र को एक सम्मान मिल रहा है। और अभी जैसे हम लोग पॉडकास्ट चालू करेंगे उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि राजीव सिंह एक व्यक्ति या तो एक व्यक्तिमत्व क्या है और इनका जो सफ़र है जो आपने जैसे हमने डिस्कस किया, वैसे आप 17 साल से आप इस फील्ड में हो, मीन्स पॉलिटिक्स में हो, तो आप ये जो बहुजन विकास आघाड़ी में आप कार्यरत हो, तो ये जो सफ़र है आपको कैसा क्या था और कैसे चालू किया आपने? जब भी हम आए यहाँ पे मुंबई से, यहाँ पे जब भी रहने के लिए नए गाँव में, तो एक उस समय शुरुआत हो रहा था नए गाँव का, जहाँ पे राजनीति शुरुआत हुई थी। तो मैं देखा पहले से सोशल वर्किंग मेरा चालू था, तो बहुजन विकास आघाड़ी एक पार्टी हमको दिखा जिसके संरक्षण करने वाले नेता माननीय माजी आमदार हितेंद्र ठाकुर, जो बहुत ही अच्छे पार्टी के एक व्यवस्था लेके चल रहे थे, लोगों के हित में काम कर रहे थे। तो मैं देखा ये पार्टी ज्वाइन करने लायक है। तो काम करते करते इस पार्टी में आज 17 वर्ष हो गए हमको, एक पार्टी के सिपाही बन के, एक सच्चा क्रांतिकारी पार्टी कार्यकर्ता बन के पार्टी के साथ लगा हूँ और कार्य कर रहा हूँ उस पार्टी में। जो आप यहाँ पे जैसे कार्यकर्ता, आपने बोला कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और आपके पास एक उत्तर भारतीय बहुजन विकास उत्तर भारतीय अध्यक्ष का पद भी है। तो उत्तर भारतीय जो यहाँ पे पॉपुलेशन है या तो फिर जो लोग हैं जैसे हिंदी भाषिक बोल सकते हैं, वो आपके पास कुछ समस्याएं लेके आते हैं या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो वो क्या टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं और आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अभी देखा जाए तो नए गाँव में नए नए लोग आ रहे हैं, सब मुंबई से कहीं कहीं से आ रहे हैं। यहाँ पे लोग नई नई बस्ती बस रही है, तो समस्याएं निश्चित तौर पे आनी है। कभी किसी का पानी का प्रॉब्लम रहता है, कभी किसी का एजुकेशन का, कभी स्कूल का एडमिशन का, कहीं हॉस्पिटल का, तरह तरह के मुद्दा रहता है जो सॉल्व करने के लिए कहीं न कहीं जहाँ तक हमारी व्यवस्थाएँ हैं, हम अपने वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं हमारे बीच में माननीय हमारे सभापति कन्हैया बेटा भोईर दादा हैं, माननीय शेखर भोईर जी हैं, ये हमारे वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता हैं जिससे मैं बातचीत करता हूँ, उनके पूरे कामों में सहयोग करके उनका काम करने की कोशिश करता हूँ। मतलब वहाँ पे आप डिस्कस करके वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते। बट प्रॉब्लम्स इज दैट कि सब जो कोई उत्तर भारतीय आपके पास आ रहा है और उत्तर भारतीय ने उनका कोई वोटर नहीं, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, या तो फिर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो भी आपको वैसे ही उनको हैंडल करते हो कि ऐसा देखते हो कि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो बाद में हमें वो यूज़ होंगे, ऐसा कुछ माइंड में कुछ आता है? नहीं, सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए। राजनीति के लिए हम काम नहीं करते, हम सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति रहेगा, किसी जाति का रहेगा, किसी भी धर्म का रहेगा, किसी भी समाज का रहेगा, सबसे पहला मेरा दायित्व बनता है कि उसका मदद करना, उसका साथ देना, फिर राजनीति दूसरा पहलू मेरा आता है। बट जैसे नायगांव को देखोगे, नायगांव एक अलग जैसे अलग क्षेत्र माना जाता है कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे भूमिपुत्र जो मराठी भाषिक नहीं बोल सकते, भूमिपुत्र अलग है, जैसे आगरी कोली समाज है, तो उनके साथ आप रहते हो, जैसे आप उनके साथ घूमते हो या तो जो बहुजन विकास आघाड़ी के वो भी कार्यकर्ता है उनके साथ आप रहते हो और उनके साथ बातें होती है आपकी, और कुछ कार्यक्रम जो भी होंगे उनमें भी आप सहभाग लेते हो, तो उनके साथ क्या डिस्कशन होता है और कैसे उनसे और आप दोनों, मतलब दो हिंदी, एक हिंदी भाषिक और एक मराठी भाषिक में क्या ऐसा, मतलब कैसे डिस्कशन और कैसे होते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आप प्रश्न किए हो। देखिए, ये हमारी कर्मभूमि है और जन्मभूमि हमारी उत्तर प्रदेश है। जो कह सकते हैं कि माँ देवकी अगर हमारी उत्तर प्रदेश से जन्म देती है तो माँ यशोदा महाराष्ट्र की धरती को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पालन पोषण होता है। जो माँ हमें बड़ी करती है, तो जितना दायित्व हमारे उत्तर प्रदेश बनता है उससे कहीं ज़्यादा दायित्व हमारे महाराष्ट्र की धरती को आगे बढ़ाने के लिए मेरा होना चाहिए कि हम उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, कहीं के हो, जहाँ हम काम करते हैं सबसे पूजनीय, सबसे पहले हमारी धरती होती है।
ये महाराष्ट्र की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ पे कितने उत्तर भारतीय आए आज, जिससे कई हजारों लाखों लोग के जीविका लोगों के घर चल रहे हैं, लोग अपनी व्यवस्थाओं के चल रहे हैं। तो इस शहर को, इस प्रदेश को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसी धरती है जहाँ पे लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियन हैं, कभी उन पे आप पे या तो फिर हिंदी भाषिक जो लोग हैं उन पे आरोप लगते हैं कि वो मराठी जो भाषा है वो उनको बोलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है कि बोलनी चाहिए। तो और या तो उसकी सख्ती नहीं है बट एटलीस्ट सीखो, ऐसा ही बोलते हैं वो लोग। और कभी कभी क्या हो जाता है, वायलेंस भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र में जैसे मनसे हो गया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गया, उसे उनका जो मुद्दा होता है कि उत्तर भारतीय जो है वो मराठी भाषा नहीं बोलते हैं, या तो फिर उसके ऊपर जब भी बात होती है तो एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे ट्रेन में भी अभी 2-3 दिन पहले हुआ वो चीज़। सेकेंड थिंग, जो मीरा रोड में चीज़ हुई, जो हिंदी भाषिक, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उत्तर भारतीय थे बट हिंदी भाषिक थे। जब ये सब चीज़ें होती है तब मन में क्या पहले आता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और क्या उसको कैसे हैंडल करते हो आप? नहीं, ये सब एक राजनीति का पहलू है और ये सब नहीं होना चाहिए। हर देश में कहीं कोई रह सकता है, सबका सार्वजनिक अधिकार है, सब अपने संवैधानिक अधिकार के तौर पर रह सकते हैं। लेकिन जहाँ की जो परंपरा है उसको तो फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के जो सिस्टम है कहीं न कहीं उसका पालन तो करना ही चाहिए। ठीक है, हमें मराठी नहीं आता। जैसे आपसे मैंने कल बात की, आपके ऑफिस में हम लोग बैठे थे, आपने मराठी में भी बहुत अच्छी बात की और आप मराठी भी बहुत अच्छे बोलते हो। वैसे आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो हिंदी भाषिक है या तो फिर उत्तर भारतीय है उनको भी सीखनी चाहिए थोड़ी? मीन्स क्या है कि एक सम्मान की बात होती है। जैसे कोई भी प्रांत में आप जा रहे हो और उस प्रांत को जो पॉलिटिशियन लोगों का बोलना है, ये बोल रहा हूँ मैं आपको, कि उस क्षेत्र में आप जब जा रहे हो और उनकी भाषा को एक्सेप्ट करना या तो फिर उनको सीखने में कुछ ये नहीं है ना, कमी नहीं है कुछ? नहीं, खुद से लोगों को सीखना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि हमको महाराष्ट्र में रहते मराठी सीखना चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं, किसी को नहीं सीखना ही गलत चीज़। हम दबाव से पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारा प्रदेश है, हमें रहना है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी जीविका चलती है तो हमको मराठी बोलना चाहिए, स्वाभाविक चीज़ है। हम किसी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की भाषा का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है। क्या होता है? और एक दूसरी अभी बात है, जैसे भाषा का तो बात हो गई और आप अच्छी तरह से सम्मान भी करते, जय महाराष्ट्र जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा भी लगा। क्या होता है कि उत्तर भारतीय हो या तो फिर बिहारी हो, दोनों क्षेत्र से ज़्यादा लोग अलग अलग इसमें स्टेट में जाते हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कारोबार करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हो तो एक गर्व की बात होती है। बट कोई बंदा मजदूरी करने जब जाता है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका क्लास अलग है और उनका क्लास अलग है। वो एवरी डे काम करते हैं और एवरी डे कुछ कमाते हैं, एवरी डे खाते हैं। उनका क्लास लो क्लास बोल सकते हो, उनको रोज़गार नहीं है। इसके लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे बिहार से हो या तो फिर यूपी से हो, ये 2 राज्य से ज़्यादा लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है किसका फेलियर है ये चीज़ के लिए? फेलियर बोला जाए कि देखिए अभी केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। पिछले कई वर्षों से बिहार में भाजपा का सरकार बनते 10वीं बार माननीय नीतीश जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो मूलभूत सुविधाएं आती है वहाँ की जनता के ऊपर तो उनको ध्यान देना चाहिए कि नहीं, हम नए कारखाने, कंपनी, व्यवसाय यहाँ पे उत्पन्न करें जिससे लोग बाहर न जाए। फेल्यूर देखा जाए तो वो वोट की राजनीति बंद करके लोगों के हित की राजनीति करना चाहिए और खुद अपने स्टेट में लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है वो लोगों को करना चाहिए, उनकी सरकार को करना चाहिए, ताकि पब्लिक को कहीं भटकना न पड़े, अपने परिवार को, अपने गांव, अपने गलियों को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे मेहनत मजदूरी करे और वहाँ पे कमाए। ये चीज़ों से थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अपने स्टेट में, अपने राज्य में खुद उतनी व्यवस्था देनी चाहिए कि लोग बाहर न जाए। मतलब आप ये सोच रहे हो कि जो राज करता है या तो फिर कार्यकर्ता हो सकते हैं या तो फिर पॉलिटिशियन है, उनका वो फेलियर है, क्योंकि इंसानियत ये बोलती है या तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी की मजदूरी करते जो लोग हैं वो
वो एजुकेटेड है नहीं, उनका एजुकेशन लेवल एकदम लो है, इसके लिए ही हो जाते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपी हो, बिहार हो, उन लोगों ने, वहाँ के पॉलिटिशियन जो है वहाँ पे, उनको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए? एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर ऑल इंडिया की बात करता हूँ मैं। एजुकेशन शिक्षा विभाग जो बता रहे हैं, शिक्षा विभाग में अब आप बखूबी जानते होंगे, आप देख भी रहे हैं मार्केट में क्या सिस्टम चल रहा है। जो प्राइवेटेशन कॉलेजेस है वहाँ पे आप जाएंगे, जिस ढंग से धांधली चल रही है, हर पेरेंट्स आज एजुकेशन देखो तो बहुत एक चरम सीमा पे है। इस पर सुधार करने की बहुत ज़रूरत है सरकार को। सरकार हमें कुछ दे न दे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो महत्वपूर्ण कड़ी है आम जनता, मीडियम क्लास के लोगों के लिए, हमारे आपके लिए। सबसे पहले इस पे फोकस सरकार को करना चाहिए, बाकी वो चांद पे। एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है। जैसे आप देखोगे कि नर्सरी के लिए भी आप जब एडमिशन करने जाते हो तो 50,000, 35,000 अबाव, 35,000 टू 50,000 तक इंग्लिश मीडियम के जो यहाँ पे नायगांव ईस्ट में जो स्कूल्स है, वहाँ की जो फीस है, बंदा या तो कोई भी छोटा लड़का जब भी एडमिशन लेने जाते हैं, या तो फिर फर्स्ट हो प्राइमरी या तो फिर नर्सरी में जब जाता है, तभी 35,000 टू 50,000 की रेंज में उसको पे करना पड़ता है एनी स्कूल में, जो प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर की बात अलग है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास बंदे जा नहीं रहे हैं। रीज़न ये है कि एजुकेशन लेवल, कि वो चाहते हैं कि हमारे बेटे या तो फिर बेटी का एजुकेशन लेवल हाई लेवल में हो और अच्छी तरह से उनको एजुकेशन मिले। बट जब भी जाते हैं तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, कि 35,000 टू 50,000 सब नर्सरी में ले रहे हैं, उसके बाद उसके आगे की पढ़ाई कैसे होगी? एग्जैक्ट, बहुत ये आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए जो आप सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जीविका जो चलती है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में बच्चों को इतना ज़्यादा जो एजुकेशन में फीस लोगों को पे करना पड़ता है, तरह तरह की एक्टिविटी का पैसा देना पड़ता है। आप शिक्षा नहीं बोल सकते उसको, आप एक भाषा में बोला जाए तो उसके व्यवसाय चालू कर दिए हैं, बिजनेस चालू कर दिए हैं। एजुकेशन को बेचने का काम किया जा रहा है, न कि बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो इस पर मैं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसे चीज़ों पे थोड़ा जांच करें और अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो लोग आने वाले समय में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है एजुकेशन में। ये पॉइंट हुआ एजुकेशन रिलेटेड, आप ये सोच है, और हम भी चाहते कि वो चीज़ हो। और शायद जैसे अपने अभी देख रहे हो कि जो अभी ये जो टाइम है, या तो फिर नायगांव पूर्व, नायगांव ईस्ट की जो एरिया है, वहाँ पे जो एजुकेशन संस्था है या तो फिर अलग अलग बड़े बड़े स्कूल्स है, आपने वहाँ पे जाके कभी बात की क्या? एक कार्यकर्ता या तो फिर एक पार्टी के अध्यक्ष करके, उत्तर भारतीय सेना के आप अध्यक्ष है और एक कार्यकर्ता है, तो ऐसे आपने कभी किया है क्या कोई स्कूल में जाके, या तो फिर यहाँ के स्कूल के सर्वे करके कि इतना आप अमाउंट ऑफ चार्ज कर रहे हो 35,000 टू 50,000, वो कुछ कम हो सकता है, उस बारे में आप खुद क्या कर रहे हो? एजुकेशन मिनिस्टर अलग बात होगी, बट आप आपकी तरफ से क्या करते हो, या तो फिर आप कभी गए हो क्या वहाँ पे? मैं कई स्कूलों में गया था। आप इसके पहले विगत कुछ वर्ष पहले कोरोना काल चल रहा था 19-20 में, 20-21 जो उस समय पीरियड चल रहा था, तो लोगों के हालात ऐसे थे कि लोगों के पेरेंट्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहते थे, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे। घर में उनके राशन नहीं था खाने के लिए। लेकिन ये एजुकेशन शिक्षा विभाग जो जितने हमारे नायगांव में स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, मैं देखा उस समय लोगों का रवैया कि जाते थे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके, लोगों के एक कहना था नहीं फीस भरो फिर मैं आपके बच्चों का एडमिशन कार्ड दूंगा। ये सब चीज़ें मैं रिक्वेस्ट भी किया। 2-1 स्कूल ऐसे थे जहाँ पे मैं गया, व्यक्तिगत मैं स्कूल के अंदर जाके बातचीत किया, लेकिन किसी कारण बस अब जो भी विद्यालय चलते हैं सब कहीं न कहीं स्थानीय लोगों का असर आता है, कुछ ऐसे लोग रहते हैं, राजनीतिक दबाव रहता है जो इस ढंग से चलते हैं। तो ठीक है, आने वाले समय में सब उनका देख रेख चल रहा है, अभी क्या है कैसे उस बात करते हैं फिर। तो आपकी तरफ से कुछ पहल हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं? पहल 100% जहाँ तक तो कोशिश होता है, जो भी कॉलेजेस स्कूल हैं मैं उनके मैनेजमेंट से बात करता हूँ। बहुत से मेरे पास पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, फ़ीस कम कराने के लिए और तरह तरह की जो असुविधाएँ होती है उनके लिए आते हैं। तो मैं बात करता हूँ, मेरी बातों को सुनते हैं, जो भी मदद होता है स्कूल कॉलेज से करवाते हैं, करते हैं वो लोग। दूसरी आपने बात कोई स्वास्थ्य के लिए,
समझो नायगांव ईस्ट में, हम लोग नायगांव ईस्ट की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो नायगांव ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, समझो कुछ कैजुअलिटी हो गई, तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए। ये नायगांव ईस्ट का सबसे बड़ा इशू है। और आप यहाँ पे 17-18 साल से हैं, तो आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए आपको, क्योंकि आप जिस पार्टी से हो वो पार्टी यहाँ पे 35 इयर्स सत्ता में थी और अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ, बट तभी नायगांव के लिए वो जो सुविधा है, जैसे बोल रहे स्वास्थ्य की सुविधा ऐसा बोल रहे हो, या तो फिर एक अच्छा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कि कहाँ पे कुछ कैजुअलिटी हो जाए तो वहाँ पे फर्स्ट जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको नहीं लगता? यस, क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। होना चाहिए हॉस्पिटल, स्वास्थ्य। आज विगत इतने वर्षों से मैं देखता हूँ कि नायगांव में कभी बहुत ऐसे डिलीवरी केसेस आते हैं जो यहाँ पे सुविधाएं ना होने की वजह से, रोड अच्छे ना होने की वजह से, फाटक बंद रहने की वजह से और अच्छे हॉस्पिटल ना होने की वजह से उनको दुर्घटना में अपने आंखों से देखा हुआ है। और कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिसको कभी अटैक का प्रॉब्लम आता है, वो भी अच्छे हॉस्पिटल होने की न वजह से उनको बाहर लेके जाते जाते और रास्ते में ऑफ हो चुके हैं। तो सबसे बड़े जीवन के ये फेल्यूर है। यहाँ पे सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देना चाहिए। जगह बहुत सारे हैं लेकिन लोग राजनेता यहाँ पे सोचते नहीं, करना चाहिए उनको। हॉस्पिटल हमारी पहली प्राथमिकता है। यहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए यहाँ पे। बाकी बाद में काम होगा चले, लेकिन हॉस्पिटल लोगों के पहले प्रायोरिटी बनती है। पहले लोगों को पहली सोच होती है हॉस्पिटल अच्छे हैं कि नहीं वहाँ पे। तो आपने कुछ ऐसे पत्र व्यवहार किए हैं क्या इस चीज़ के लिए? मैं 2-3 बार यहाँ के स्थानीय लोगों से बोला, जो हमारे यहाँ पे राजनेता, उनको मैं बोला कि ऐसा करना चाहिए हॉस्पिटल यहाँ पे कुछ, लेकिन हॉस्पिटल खुले भी, यहाँ पे हॉस्पिटल आए भी हैं, लेकिन उस ढंग से हॉस्पिटल का अभी जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं मिला है। लेकिन यह है कि आप जूचंद्र में जाएंगे जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आज हमें लगता है कि वो हॉस्पिटल पे जहाँ तक डिलीवरी की बात है, हाँ, वो बहुत अच्छा बात भी कही आपने। वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत अच्छी डिलीवरी, और जो डिलीवरी की जो चीज़ें और या जो सुविधा ये है वो बहुत अच्छी है। अभी वो बहुत लोग हमने भी देखा है कि वो सुविधा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन द सेंस कैजुअलिटी, सपोज कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या तो कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, इस चीज़ों के लिए जो होना चाहिए हॉस्पिटल वो नहीं है, होना चाहिए। अभी देखिए, जब तक हमारी सत्ता सरकार थी, इंडिपेंडेंट होके, जिस ढंग से हमारी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, व्यक्तिगत जो व्यक्ति वशे विरार की धरती पर रह के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो होती वो देते थे, प्रोवाइड करते थे। माननीय हमारे माजी आमदार माननीय हितेंद्र साहब अप्पा जी और माननीय युवा नेता हमारे क्षिति दादा, ये जिस ढंग से लोगों के बीच में काम किए हैं, लाइट, रोड, पानी, व्यवस्थाएं, जाति पाति धर्म से दूर रह के 35 वर्षों तक जिसके लोगों के बीच में रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। मैं सल्यूट करता हूँ इसे व्यक्ति को, इसे राजनीति को, कि जो इतने वर्षों से लोगों के भेदभाव जाति से दूर होकर लोगों के मेंटेन करने का काम करते थे। और उसी बीच में पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 12-15 महीनों से यहाँ पे परिवर्तन की जो एक लहर उठी, परिवर्तन हम आप देखें, आप नायगांव के रोडों पे गए होंगे तो हमें लगता है कि 20% लोग दमा के पेशेंट हो गए हैं, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हुआ। जहाँ पे कम से कम 1000 बच्चे, 4-5 स्कूल से बच्चे निकलते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, वो वीडियो मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग जाते हैं मास्क लगा के जाते हैं। अरे उन माता पिता को, उनके डैडी के मम्मी का क्या दिक्कत है, जो टैक्स भरते हैं, यहाँ पे टैक्स पे करते हैं वशे विरार को, लेकिन उनको अगर धूल, मिट्टी, खड्डे, पानी अगर यही देखने को मिलेगा तो इससे हमें परिवर्तन की सरकार लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर से हमें हो सकता है कि परिवर्तन लाए, फिर से हो सकता है बहुजन विकास आघाड़ी के एक बार सत्ता लाने की कोशिश लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी। मैं आपको लिख के देता हूँ। जैसे आपने बोला आपकी सरकार आनी चाहिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आइए आपकी सरकार आए और आप अच्छी तरह से काम करें। बट महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जब नायगांव ईस्ट में आपको क्या लगता है कि कितने वोटर्स हैं यहाँ पे, टोटल वोटर्स आपको पता है कि कितने हैं? टोटल वोटर्स मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा अभी चल रहा सर्वे हमारा, तो
40,000 35 से 40,000 तक आंकड़े वोटिंग यहाँ है। पे वोटिंग यहाँ पे है। और अपना जो विभाग है वो नंबर आपको पता है कि कौन से विभाग में आ रहा है वो चीज़? विभाग अब 27 नंबर विभाग है, जिसमें अभी 4 पैनल हुए हैं और उस पर काम हो रहा है। देखते हैं अभी हमारे इंटरनल जो चल रहा है, सर्वे पूरा चल रहा है। जो बहुजन विकास आघाड़ी की राजनीति रणनीति है, वो ज़मीनी स्तर पे काम करने की, वो दिखा रहे रीलबाजी करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पे बैठ के काम तो करते हैं, जनता आप की ऐसा मदद सोचते से। हो कि चलो जमीनी तौर पे आप काम कर रहे हो या तो काम कर रहे हो अभी और करना भी चाहते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके मन में कभी आता है कि मैं यहाँ का नगर सेवक के लिए मैं खड़ा हो जाऊँ, या तो ऐसा कुछ मन में कभी आया है? देखिए, लालसा तो सबकी रहती है कि राजनीति में आने की, और विगत इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। अब एक महत्वाकांक्षा है कि महत्वाकांक्षा बाबा लोगों का रहता है कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर उतर के काम करते हैं और मौका मिलेगा तो ज़रूर हम समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे, नायगांव की व्यवस्थाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे। लेकिन हमारे वरिष्ठ जो हैं ऊपर बैठे हुए हैं, अब उनके हाथ में वो क्या करते हैं, जिसे करेंगे उसके उनके मतलब हमारे चैनल से ये तो पता चल गया कि राजीव सिंह जी की महत्वाकांक्षा है कि मैं नगर सेवक बनूं करके। चलो, हमें भी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो 35 to 40,000 वोट यहाँ पे है, आपको क्या लगता है कि उत्तर भारतीय वोट वहाँ पे कितने हैं उसमें से? अब उसमें से अभी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि जो भी वोट बैंक है यहाँ से टोटल 45-50% लमसम हमारे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय नहीं हिंदी भाषी वोट बोल सकते हैं आप, जिसमें क्या आप सोच रहे हो कि 40%, 40 to 50% तक आप बोल रहे हो कि हिंदी भाषिक है? तो जो हिंदी भाषिक है, एक पॉइंट वैसे आता है कि अभी जो राजनीति चल रही है और जो बिहार में भी हुआ, जैसे आपने देखा वहाँ पे विपक्ष बनने के चांसेस भी कम हो गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में नहीं है, विरोधी पक्ष नेता भी नहीं है। अभी जो यहाँ पे बात होती है कि 50% आप बोल रहे हो कि हिंदी भाषिक है, तो आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो हिंदी भाषिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं लोग? सही कह रहे हैं, लेकिन आप पिछले जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा को, इसमें आप देखे होंगे कि जो कांग्रेस की हमारे विजय पाटिल जी खड़े थे और अप्पा खड़े थे और स्नेहा ताई खड़ी थी, तो उसमें से हमें लगता है कि 62,000 62-63,000 वोट जो भी विजय पाटिल को मिला था। बराबर। अगर अभी इंटरनल युति का चल रहा है, अगर ये हो जाता है तो हम कई लाखों से जीत हासिल कर सकते हैं। उसमें भी सब वही जो डिफरेंस आया वो 3,500 का, सिर्फ 3,500 का सिर्फ डिफरेंस बट है। वो एक आमदार का निवडणूक था और जैसे चुनाव था बोल सकते हो या तो फिर, बट ये जो चुनाव है, ये चुनाव नगर पालिका का है और यहाँ पे जैसे आपने बोला कि 35 to 40 जो वोटर्स है उसमें जो डिवाइड होगा। सेकेंड थिंग, आप जैसे बोल रहे हो कि उत्तर भारतीय आपको लगता है कि आपके यहाँ पे या तो फिर बहुजन विकास आघाड़ी को वोट करेंगे? 100%, क्योंकि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो वोट है विगत इतने वर्षों से आप देख सकते हैं, अगर किसी के संरक्षण में जी रहे हैं, कर रहे हैं, किसी के अगर पूरा काम करने का कोई बीड़ा उठाया तो वह बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों को संरक्षण देने का काम किया है। हर जगह आप जो विवाद होते थे भाषा के नाम पे, इसके नाम पे, हर जगह विवाद होता था, लेकिन वसई विरार में आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि माननीय हितेंद्र ठाकुर अप्पा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कभी उत्तर भारतीय को उत्पीड़न हुआ हो या कोई उनको कुछ ऐसा शब्द बोला हो या तो उनको भगाने की बात किया हो। मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, हमने भी नहीं सुना ऐसी चीज़ें कि बहुजन विकास आघाड़ी ने उत्तर भारतीयों के ऊपर कुछ टिप्पणी की है या तो फिर गलत बोला है, ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये हमें भी पता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो एक पॉइंट निकल के आता है कि समझो बहुजन विकास आघाड़ी युति करती है, जैसे शिवसेना के साथ युति करती है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये जो पक्ष है उनके साथ युति करती है, तो उनके साथ समझो मनसे के साथ भी उन्होंने युति कर ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी समझो आपके ही युति में आ गई, मीन्स एक बहुजन विकास आघाड़ी एक समझो बड़े भाई का रोल निभाएंगे। बट उनके साथ जो पक्ष और आ रहे हैं जैसे राष्ट्रवादी हो गया, शिवसेना हो गया, मनसे हो गया, तो आपको लगता है कि जब मनसे आपके गठ में शामिल हो जाएगी तो उत्तर भारतीयों के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी चल रहा है इंटरनल, अभी युति हुआ नहीं है, अभी बातचीत चल रहा है
ये समझो हुआ, जैसे- समझो बातचीत वही चल रही है, तो कंफर्म नहीं है अभी तक, कंफर्म न्यूज़ भी नहीं आई है, बट समझो नवनिर्माण सेना, मन से हो गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये आपके साथ जुड़ जाती है तो उत्तर भारतीय वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा? अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि जुड़ेगी कि नहीं। जब जुड़ेगा तो आगे के राजनीति पे चर्चा किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ लोग हैं, देखेंगे इस पर क्या करना है, किस ढंग से उसको सुलझाते हैं, क्या करते हैं। उत्तर भारतीयों की मानसिकता सीधा बन चुका है कि हम महाराष्ट्र के धरती वसई विरार पे रहते हैं। वसई विरार में जो इतने सालों से हमें व्यवस्था दी है, हम उसके साथ रहेंगे। तो वो है सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा मेरा कोई पर्याय हमारे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी का नहीं है। यहाँ पे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, लेकिन स्थानिक जो चुनाव होता है, यहाँ पे पालिका चुनाव होता है, लोगों की मानसिकता स्पष्ट है। लोग जानते हैं कि हमारे ज़मीनी लेवल पे काम करने वाले कोई व्यक्तित्व, कोई अगर यहाँ का कार्य सम्राट है तो वो माननीय हितेंद्र ठाकुर अप्पा साहेब हैं। उनके अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। और एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के, हर कदम से कदम मिला के लोग बहुजन विकास आघाड़ी को पालिका में हमारा यहाँ पे फिर से महापौर बनेगा और फिर से वही कार्य गति हमारा तेज होगा। जैसे आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले जो हमारा 20 वर्षों से 30 वर्षों से चलता चला आ रहा है, फिर इसी प्रकार से बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से यहाँ पे काम चालू होगा। और अभी समझो, अभी जाते जाते समय आप समझो आपके उत्तर भारतीय लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सूलों पे चलने वाले हैं। हम सूलों पे चलने वाले हैं, न डरते चंद अंगारों से। अब गुजेगी वसई विरार की धरती बहुजन विकास आघाड़ी के नारों से, बहुजन विकास आघाड़ी के नारों से। समस्त उत्तर भारतीय हिंदी भाषी पर प्रांतीय सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इंसानियत के नाते अगर आप विगत इतने वर्षों से कोई आपका पालन पोषण किया है, आपको एक परिवार की तरह एक तवज्जो दिया है, भेदभाव न रखते हुए आपको रखा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि राजनीति से हट के अपने संस्कार को देखते हुए, अपने सम्मान को देखते हुए बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में रख के अपने आने वाली पीढ़ियों, अपने आने वाली व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी को ही वोट दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।